बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं दानिश रियाज और आज हम हैदराबाद में हैं। तेलंगाना का ये शहर जो आईटी के हवाले से पूरी दुनिया में अपनी शोहरत रखता है। हम देख सकते हैं कि हमारे पीछे सेवन टॉम्स है और ये पुरफ़िज़ा मकाम तारीख़ी विरसे के हवाले से आज भी अपनी अहमियत का हामिल है। आज वॉक एंड टॉक में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सैयद मिसबाहुद्दीन, जो मिंबर एकेडमी के फाउंडर डायरेक्टर हैं। मिंबर एकेडमी एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत मुख्तलिफ सिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जिसमें एक अहम नाम हार्वेस्ट पब्लिकेशंस का भी है। तकरीबन 90,000 से ज़ायद टीचर्स को ट्रेंड करने वाले सैयद मिसबाहुद्दीन का कारनामा ये है कि उन्होंने नए तालीमी मंजरनामे को रीडिज़ाइन करने की कोशिश की है। हिंदुस्तान के अंदर तालीमी तहरीक बरपा है, तालीम के मैदान में मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों में एक बड़ा काम जिसके ज़रिए हिंदुस्तान भर के कई इदारे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उनमें सैयद मिसबाहुद्दीन का नाम नुमाया नज़र आता है। आज के इस प्रोग्राम में हम डॉक्टर सैयद मिसबाहुद्दीन से ये जानने की कोशिश करेंगे कि तालीम का मुस्तक़बिल, तालीम का मौजूदा मंजरनामा क्या है और मुस्तक़बिल में वो इस पूरे मंजरनामे को किस तरह से देखते हैं। डॉक्टर सैयद मिसबाहुद्दीन, आज के इस वॉक एंड टॉक प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। मैं जानना चाहूँगा कि आपने तालीमी मैदान में बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं। ख़ुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं आप, और हिंदुस्तान के साथ साथ अमेरिका में रहते हुए भी आपने तालीमी मैदान में अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। इस हवाले से हम ये देखते हैं कि एक शख्स जिसने हिंदुस्तान के तालीमी मंजरनामे को देखा हो और बैनुल-अक़वामी सतह पर खुद मलेशिया हो, टर्की हो या फिर अमेरिका का एजुकेशनल सिस्टम हो, इन तमाम का करीब से आपने मुताला किया है और मुशाहिदा किया है। हम ये चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन के आप उस पूरे पैगाम को पहुँचाने की कोशिश करें जिस पैगाम को आपने बहुत करीब से देखा है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया है, वॉक एंड टॉक में। इस काबिल समझा कि मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँ और आपके ज़रिए आपके तमाम ऑडियंस से भी कुछ बातें शेयर कर सकूँ। पहले तो ये मैं क्लैरिफाई कर दूँगा कि भाई अंजाम तो अभी कुछ दिया नहीं है, इब्तिदा ज़रूर की है और ये कोशिश है और ये कोशिश बस अल्लाह ताला ने करवा दी, एक मौका दिया है और उसकी मौके की कदर करते हुए ये कोशिश की जा रही है कि हम एजुकेशन सिस्टम को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकें। दानिश भाई, देखिए सबसे बड़ा जो अलमिया है सिस्टम का कि हमने जो एजुकेशन सिस्टम हमने देखा है, जो सीखा है इंडिया में, इसको हम कहते हैं मैकॉलेस एजुकेशन सिस्टम। तो लॉर्ड मैकॉले जब आए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर इंडिया में, तो उन्होंने देखा था और बाज़ाब्ता मुझे याद है अच्छे से, उन्होंने जब पार्लियामेंट में उन्होंने अपनी स्पीच दी थी तो उन्होंने कहा था कि आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री एंड हैव नेवर सीन अ बेगर और थीफ सच हाई मॉरल वैल्यूज़, सच कैलिबर आई हैव सीन इन दिस कंट्री दैट वी विल नेवर बी एबल टू कॉन्कर दिस कंट्री अनलेस वी ब्रेक द वेरी बैकबोन। और इसके बाद में और भी क्या है बैकबोन? ऑब्वियस सी बात है हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा कल्चर। तो उनका कॉन्सेप्ट ये था कि भाई जब तक आप हमको ये फील करवाएंगे कि आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम आउटडेटेड है, पिछड़ा हुआ है, गया गुजरा है और इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, तब तक आप क्या करेंगे? आप अपने आप को कमतर महसूस करते रहेंगे और आप दौड़ में दूसरों के पीछे चलते रहेंगे। जब ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जा रहा था इंडिया में और जब ये काम हो रहा था, उस टाइम पर जो एजुकेशन सिस्टम वहाँ पर हमको दिया जा रहा था, वो एजुकेशन सिस्टम था दैट वाज एन आउटकम, इट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो वो जो सिस्टम था, वो सिस्टम की बुनियाद थी 3 R's: रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। गोया कि आपके सिस्टम का जो आउटपुट है, जो आउटकम है, जो बच्चा यहाँ से बाहर निकलेगा, उसको रीडिंग आना चाहिए, राइटिंग आना चाहिए और थोड़ी बहुत अरिथमेटिक आनी चाहिए ताकि वो एक अच्छे से क्लर्क बन सके। वहाँ कोई बात वैल्यूज़ की नहीं थी, वहाँ कोई बात कंट्रीब्यूशन की, सोसाइटी की, ओवरऑल पूरे माशरे की, वहाँ कुछ सिस्टम उसमें था कि बस अच्छे से क्लर्क बन जाए। बिकॉज जो एजुकेशन सिस्टम पहले हुआ करता था, ख़ास तौर पर यूरोप में, वो था नीड बेस्ड सिस्टम। तो द सिस्टम वॉज ड्रिवन बाय द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री, नॉट बाय द सोसाइटी। और पहले का जो एजुकेशन सिस्टम होता था, ख़ास तौर पे ईस्ट का, चाहे आप इंडिया की बात ले लो या फिर आप इस्लामिक सिस्टम ले लो, इसकी क्या था, इसका था कि ये
एक आइडियल्स पर कि भाई सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, उन वैल्यूज़ को, उन आइडियल्स को बेस बनाकर उसके हिसाब से एक ऐसे कंट्रीब्यूटर्स को, ऐसे कायद को बनाते थे, हर बच्चे के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करके उनके पोटेंशियल को परवान चढ़ाने की कोशिश करते थे। तो ये दो सिस्टम में बहुत बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि हमने उनसे सिस्टम लिया और उनको हमने बेहतर समझा, अपने आप को कमतर समझा, तो धीरे धीरे ये सारा सिस्टम हमारा खुद का जाता गया, हम वो लेते गए और रियलिटी में ये हुआ, हम वहाँ पर अटक गए। आज भी हम मैकॉले के सिस्टम के कॉन्सेप्ट पे, हम आज भी इंडस्ट्री ड्रिवन नीड बेस्ड सिस्टम में हम अटक गए और वेस्ट जो है वो कहीं आगे निकल गया। उन्होंने हमारी अच्छी चीज़ों को लिया, हमारे वैल्यूज़ को लिया, हमारे सिस्टम्स को लिया और वो बहुत आगे निकल चुके। क्या हम आपकी गुफ्तगू, इस पूरी गुफ्तगू की रोशनी में ये बात कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी डिफ़ाइन की और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, तो जिसे हम NEP 2020 के नाम से जानते हैं, तो क्या इन्हीं महसूसात की रोशनी में वो चीज़ें डिज़ाइन की गई? जी देखिए, NEP 2020 को मैं फ्रॉम एन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप मुझे एकेडमिशियन समझते हैं या एजुकेशनल एंथुसियास्ट भी अगर आप कह लें मुझे, तो मैं उसके बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। उसमें कुछ चीज़ें एक्सट्रीम हो गई हैं, कुछ चीज़ें हो सकता है कि भाई गैर महसूस तरीके से आ गई होगी, लेकिन जो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जैसा होनी चाहिए थी, उसमें बहुत अच्छे है एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। हाँ, अलबत्ता उसमें कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिसका हमने राइटिंग में हमने गवर्नमेंट को लिख कर सबमिट भी किया था कि भाई ये इस चीज़ों से शायद थोड़ा सा एक्सट्रीमिज़म हो जाएगा, इससे शायद नुकसान भी हो सकता है। वो तो हमने हमारे खदशात हमने बयान किए थे और कई ऑर्गेनाइजेशन ने किए, बट अदरवाइज़ उसको हटा कर हम देखेंगे तो इसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं। इनफैक्ट आज के ज़माने की 21वीं सेंचुरी के हिसाब से जो चीज़ें होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में ऑलरेडी है आज के सिस्टम में, एंड आई अप्रिशिएट दैट।